नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का श्री श्याम ग्रुप ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। अपने प्लस 2 की फिजिक्स पढ़ रहे हैं और 8वां चैप्टर चल रहा था। 8वें चैप्टर के अंदर हम लोग कुछ परिभाषाओं के बारे में पढ़ रहे थे और चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता ये हम लोग पढ़ चुके थे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चुंबकीय प्रवृत्ति। जो नेक्स्ट हमारे पास में परिभाषा है वो है चुंबकीय प्रवृत्ति की। चुंबकीय प्रवृत्ति या हम लोग इसे कहते हैं काई। ठीक है, काई के रूप में हम लोग इसे लिखते हैं और उससे अलग करने के लिए विद्युत क्षेत्र वाली चुंबकीय प्रवृत्ति से साथ में एक छोटा सा एम इसके पैरों में लिख देते हैं। तो आज अपना टॉपिक है चुंबकीय प्रवृत्ति। तो आप लोगों को पता है कि जब अपने किसी पदार्थ को चुंबकित करना होता है तो अपने उसे कहाँ रखते हैं? चुंबकन क्षेत्र में रखते हैं। और चुंबकन क्षेत्र को किससे लिखते हैं? एच से लिखते हैं। और अलग चुंबकन क्षेत्र एच में अलग चुंबकन क्षेत्र H में पदार्थ की चुंबकन तीव्रता I जो है, पदार्थ की चुंबकन तीव्रता I, पदार्थ की चुंबकन तीव्रता I चुंबकन क्षेत्र H की क्या होती है? समानुपाती होती है। यानी I और H जो है वो क्या होते हैं? एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। तो इसके बारे में आपको पता है कि जब भी आपको किसी चुंबकीय पदार्थ को क्या बनानी हो, चुंबक बनानी हो या चुंबकित करना हो, तो आप लोग उसे कहाँ रखते हो? आप लोग उसे रखते हो चुंबकीय क्षेत्र में। यानी किसी पदार्थ को चुंबक बनाने के लिए उसे किस में रखा जाता है? चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है। और वो चुंबकीय क्षेत्र जिसमें आप लोग रख दोगे चुंबकीय पदार्थ को, तो वो क्षेत्र कौन सा होगा? चुंबकन क्षेत्र होगा। तो अलग चुंबकन क्षेत्र जो होगा, अलग चुंबकन क्षेत्र H में पदार्थ की चुंबकन तीव्रता I जो है वो चुंबकन क्षेत्र H की क्या होती है? समानुपाती होती है। और इसे हटा दिया जाए तो एक नियतांक लगाते हैं काई, जिसे क्या कहा जाता है? जिसे कहा जाता है चुंबकीय प्रवृत्ति, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? चुंबकीय प्रवृत्ति कहते हैं। काई को क्या कहते हैं? चुंबकीय प्रवृत्ति कहते हैं। और काई एम किसके बराबर होता है? I/H के बराबर होता है। आप लोग ये बोल सकते हो कि अलग चुंबकन क्षेत्र में जो हमारे पास में अलग चुंबकन क्षेत्र होता है, उसके अंदर जो आपके पास में चुंबकन तीव्रता I है, चुंबकन तीव्रता I और चुंबकन क्षेत्र H जो है, चुंबकीय अलग चुंबकन क्षेत्र के अंदर जो चुंबकन तीव्रता I है और जो चुंबकन क्षेत्र H है, चुंबकन क्षेत्र H है, इन दोनों का अनुपात जो है, इन दोनों का अनुपात क्या कहलाता है? इन दोनों का अनुपात कहलाता है काई M। और ये किस प्रकार की राशि है? ये एक विमाहीन राशि है। ये किस प्रकार की राशि है? एक विमाहीन राशि है। आपको पता है इन दोनों का मात्रक मैंने आपको सेम बताया था, चुंबकन क्षेत्र का और चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता का। जब समान राशियों को आप लोग जब समान मात्रक वाली राशियों को आप लोग एक दूसरे के अनुपात के रूप में लिख दोगे तो वो कट जाएंगे मात्रक जो है उनके, तो वो किस प्रकार की राशि आपको देंगी? तो वो आपको एक विमाहीन राशि के रूप में प्राप्त होगी। ठीक है, तो ये आपके पास में चुंबकन प्रवृत्ति आती है। नेक्स्ट इसके अंदर आता है चुंबकीय पारगम्यता। चुंबकीय पारगम्यता, चुंबकीय पारगम्यता, चुंबकीय पारगम्यता को लिखा जाता है म्यू से। चुंबकीय पारगम्यता को किससे लिखा जाता है? म्यू से लिखा जाता है। चुंबकीय पारगम्यता क्या होती है? किसी चुंबकीय क्षेत्र में से, किसी चुंबकीय क्षेत्र में से या किसी भी क्षेत्र में से, चुंबकीय क्षेत्र होना चाहिए वैसे, किसी भी चुंबकीय क्षेत्र में से चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुजरने की क्षमता क्या कहलाती है? चुंबकीय पारगम्यता कहलाती है। बिल्कुल उसी प्रकार से जैसे विद्युत पारगम्यता होती है, उसी तरीके से आपके पास में क्या होती है? चुंबकीय पारगम्यता होती है। चुंबकीय पारगम्यता किससे लिखते हैं? म्यू से लिखा जाता है। और क्या होती है? चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुजरने की क्षमता। चुंबकीय क्षेत्र में से, चुंबकीय क्षेत्र में से लिखना, चुंबकीय क्षेत्र में से चुंबकन क्षेत्र रेखाओं की या चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुजरने की क्षमता कि किसी भी चुंबकीय क्षेत्र में से कितनी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं वहां से गुजर सकती है, वो क्या कहलाती है? उसकी चुंबकीय पारगम्यता कहलाती है। और इसे किससे लिखा जाता है? इसे लिखा जाता है म्यू से। म्यू के रूप में हम लोग इसे प्रदर्शित करते हैं। और अगर निर्वात की चुंबकीय पारगम्यता म्यू 0 है,
अगर निर्वात की चुंबकीय पारगम्यता कितनी है, म्यू 0 है, तो निर्वात के सापेक्ष निर्वात की जो चुंबकीय पारगम्यता है वो कितनी है, म्यू 0 है। इस निर्वात के सापेक्ष निर्वात के सापेक्ष जो माध्यम की चुंबकीय पारगम्यता है उसे कहा जाता है अपेक्षिक पारगम्यता। उसे क्या कहा जाता है, अपेक्षिक पारगम्यता कहा जाता है। उसे किस नाम से जानते हैं, उसे जानते हैं अपेक्षिक पारगम्यता के नाम से। ठीक है, निर्वात के सापेक्ष जो आपके पास में माध्यम की चुंबकीय पारगम्यता होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, अपेक्षिक चुंबकीय पारगम्यता कहते हैं। आगे बढ़ते हैं और अपने बात करते हैं नए टॉपिक की। नया टॉपिक आपके पास में है, नया जो टॉपिक है वो आपके पास में विभिन्न चुंबकीय राशियों में संबंध, विभिन्न चुंबकीय राशियों में संबंध। इसे अपेक्षिक पारगम्यता को म्यू आर से लिखते हैं, बता दिया था शायद मैंने। किससे लिखते हैं, अपेक्षिक पारगम्यता को म्यू आर से लिखते हैं। जैसे विद्युत वाली पारगम्यता को लिखते हैं उसी प्रकार से म्यू आर से लिखते हैं। विभिन्न चुंबकीय राशियों में संबंध देखिए, यानी जो आपके पास में काई, आई, एच, ये सारी राशियाँ, इनमें संबंध किस तरीके से आप लोग लिखोगे। तो अपना टॉपिक है विभिन्न चुंबकीय राशियों में संबंध। विभिन्न चुंबकीय राशियों में संबंध। देखिए विभिन्न चुंबकीय राशियां जो होती है उनमें आपस में क्या संबंध होता है, इसके बारे में अपने को ये टॉपिक बताता है। तो इसके लिए अपने क्या करते हैं, कोई एक परिनालिका लेते हैं और परिनालिका के अंदर क्या किया जाता है, धारा प्रवाहित की जाती है। ठीक है, आप लोग क्या करोगे, कोई एक परिनालिका लोगे, परिनालिका, और उस परिनालिका में से क्या करोगे, धारा प्रवाहित करोगे। तो आपको मैंने बताया था कि परिनालिका में जब आप लोग क्या करते हो, धारा प्रवाहित करते हो, तो उसके अंदर क्या उत्पन्न हो जाता है, उसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। परिनालिका में धारा प्रवाहित करने पर क्या उत्पन्न हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। चुंबकीय क्षेत्र B0 से अगर अपन इसे लिख दें, निर्वात है उसमें, तो जब किसी परिनालिका में धारा प्रवाहित करोगे तो उसमें क्या उत्पन्न हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, जिसे हम लोग किससे लिख देते हैं, B0 से लिख देते हैं। ठीक है, अब अपने क्या करते हैं, किसी चुंबकीय पदार्थ को इस परिनालिका के अंदर रखते हैं। जब इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है तो उसमें क्या किया जाता है, किसी पदार्थ को अपने इसके अंदर रख देते हैं। और जब अपने परिनालिका के अंदर किसी पदार्थ को रख देते हैं तो उसके अंदर भी क्या हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, और उससे जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है वो मान लेते हैं कितना है, B1 है। कितना है, B1 है। तो कुल चुंबकीय क्षेत्र जो आपके पास में होगा वो कितना होगा, B होगा, और किसके बराबर होगा, B0 प्लस B1 के होगा। B किसके बराबर होगा, B0 प्लस B1 के बराबर होगा। अब चुंबकन से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा, चुंबकन से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र तो होगा B1, और ये किसके समानुपाती होता है, B1 जो है वो तीव्रता I के समानुपाती होता है। B1 किसके समानुपाती होता है, तीव्रता I के समानुपाती होता है। अगर ये समानुपाती हटाते हो एक नियतांक लगता है μ0I। क्यों, क्योंकि ये उत्पन्न हो रहा है चुंबकन क्षेत्र से। जितनी ज़्यादा धारा प्रवाहित करोगे उतना ज़्यादा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, और वो चुंबकीय क्षेत्र कौन सा होगा, चुंबकन क्षेत्र के रूप में होगा। ये किसके समानुपाती होगा, B1 जो है वो I के समानुपाती होगा। ठीक है, और इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसे हम लोग लिख सकते हैं कि B1 जो है अपना किसके बराबर है, ये बराबर है B1 इक्वल μ0I के। ये आपके पास में क्या है, चुंबकन तीव्रता है। ठीक है, ध्यान रखना, ये आपके पास में क्या है, चुंबकन तीव्रता है। तो B1 किसके बराबर है, μ0I के बराबर है। फिर से आपको बताता हूँ कि आप लोग क्या कर रहे हो, एक परिनालिका ले रहे हो, उसमें धारा प्रवाहित कर रहे हो। जितनी ज़्यादा आप लोग उसमें धारा प्रवाहित करोगे उतना ज़्यादा आपके पास में चुंबकन क्षेत्र का मान होगा, H उतना ही ज़्यादा होगा, और चुंबकन क्षेत्र का जितना ज़्यादा मान होगा उतनी ज़्यादा वहाँ पर क्या होगी, चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता होगी। और चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता को किससे लिखा गया है, I से लिखा गया है। ठीक है, जैसे जैसे धारा प्रवाहित कर रहे हो चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता I का मान बढ़ रहा है और उसके समानुपाती B1 का
का मान भी क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो B1 जो है वो किसके इक्वल है, म्यू जीरो आई के इक्वल है। इसी तरीके से अपना B0 जो है वो किसके बराबर होता है, म्यू जीरो एच के बराबर होता है। B0 जो है इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, म्यू जीरो एच लिख सकते हैं। तो अब B का मान आपके पास में इन दोनों के बाद में क्या बनता है, ये यहाँ लिखेंगे। तो B इक्वल बनता है म्यू जीरो एच प्लस म्यू जीरो आई, म्यू जीरो एच प्लस म्यू जीरो आई बराबर म्यू जीरो और एच प्लस आई क्या बनता है, म्यू जीरो एच प्लस आई। और इसे आप लोग क्या करते हो, कॉमन लेते हो, एच को क्या करते हो, कॉमन लेते हो। तो ये बनता है B इक्वल म्यू जीरो एच और एच बटा एच एक प्लस आई बटा एच, ठीक है, प्लस आई बटा एच। तो B इक्वल क्या बना, B इक्वल बना म्यू जीरो एच और 1 प्लस इसे क्या लिख देते हैं, काई एम लिख देते हैं। आई बटा एच, आई बटा एच जो आपके पास में किसका फॉर्मूला है, काई एम का फॉर्मूला है। तो इसे मैंने क्या लिख दिया, काई एम लिख दिया। अब आप लोग जानते हो B किसके इक्वल होता है, म्यू एच के। क्यों, क्योंकि आपका B0 जो है वो किसके इक्वल है, म्यू जीरो एच के इक्वल है, ठीक है। अगर माध्यम के लिए बात करोगे तो B किसके बराबर आएगा, ये आएगा म्यू एच के बराबर। तो अब B की जगह क्या आएगा, म्यू एच आएगा और दूसरी तरफ म्यू जीरो एच और यहाँ 1 प्लस काई एम, ठीक है। अब एच से एच कैंसिल, म्यू इक्वल म्यू जीरो 1 प्लस काई एम और ये जो टर्म है इस तरफ आ जाएगी, म्यू अपॉन म्यू जीरो 1 प्लस काई एम। इसे थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि जो निर्वात के सापेक्ष आप लोग माध्यम की पारगम्यता लेते हो, इसे किस नाम से जानते हैं, इसे अपेक्षित पारगम्यता के नाम से जानते हैं। तो म्यू अपॉन म्यू जीरो जो है वो किसके बराबर है, म्यू आर के बराबर है। किसके बराबर, म्यू आर के बराबर और 1 प्लस काई एम के बराबर, ठीक है। तो म्यू आर आपका किसके बराबर आ गया, 1 प्लस काई एम के बराबर आ गया। तो म्यू आर और काई एम जो इसमें क्या रिलेशन है, म्यू आर बराबर होता है 1 प्लस काई एम के, ठीक है। म्यू आर इक्वल 1 प्लस काई एम। तो ये फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। केवल ये फॉर्मूला ही नहीं है, आपको ये सारे फॉर्मूले ही है, इन सबको आपको याद रखना होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि अगर आप लोग आपकी बुक के न्यूमेरिकल्स देखोगे, एग्जाम्पल्स देखोगे, तो उसके अंदर बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे हैं जो इन लाइनों के बीच से सोल्व होंगे, ठीक है। इनमें से किसी की वैल्यूज आपको दी हुई मिलेगी। एक एग्जाम्पल ऐसा है जिसमें इसकी वैल्यू दे रखी है, कुछ एक एग्जाम्पल ऐसे भी हैं जो आपके लगभग यहाँ से सोल्व होंगे और कुछ ऐसे भी हैं जो बिल्कुल यहाँ से सोल्व होंगे, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आपको ऐसे एग्जाम्पल में आएगी जो इनके बीच से सोल्व हो रही है, ठीक है। क्योंकि बीच वालों से अगर सोल्व होंगे तो वो फॉर्मूला तो आपको ये ध्यान में आएगा, तो उसे चेंज करना पड़ेगा, यहाँ तक लेकर के आना पड़ेगा आपको। इससे बेटर है कि आप लोग इस टॉपिक को हमेशा याद रखो कि इसके अंदर कौन सा फॉर्मूला आपने किस प्रकार से व्युत्पन्न किया है, ठीक है। और ये लास्ट फॉर्मूला आता है म्यू आर इक्वल 1 प्लस काई एम। एक नंबर का सीधा प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि म्यू आर और काई एम में रिलेशन लिखिए, तो ये फॉर्मूला आपको यहाँ पर लिखना होगा। नेक्स्ट टॉपिक देखिए, नेक्स्ट टॉपिक तो आपका आता है चुंबकीय पदार्थों का वर्गीकरण। नेक्स्ट टॉपिक तो आपके क्या है, चुंबकीय पदार्थों का वर्गीकरण, ठीक है। तो ये अभी इस साल जो आपका सिलेबस है उसके अंदर से ये टॉपिक हटा दिया गया है, चुंबकीय पदार्थों का वर्गीकरण जो है यहाँ से हटा दिया गया है। अभी जो रिवाइज सिलेबस है उसके अंदर से अपने लास्ट में इसे पढ़ेंगे, ठीक है। जो लास्ट अपने ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा उसके लास्ट में मैं आपको बता दूंगा इसके अंदर क्या क्या बातें आती है। वैसे इसके अंदर आपको चुंबकीय पदार्थों को वर्गीकृत किया गया था, जैसे लोहे चुंबकीय, अनुचुंबकीय और जो आपके पास पे प्रतिचुंबकीय पदार्थ होते हैं उनके रूप में बताया गया था, उनके गुणों के रूप में बताया गया था और बताया गया था कि उनके अंदर चुंबकत्व के जो विशेष कारण है, आकर्षण प्रतिकर्षण या प्रबल आकर्षण जो है वो क्यों हो रहा है, ठीक है। तो अब ये आपका सिलेबस का हिस्सा नहीं है, इसलिए अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका इसके अंदर जो टॉपिक आता है वो आता है क्यूरी का नियम तथा क्यूरी ताप। 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 क्यूरी नियम देखिए क्या बताता है आप लोगों को। देखिए क्यूरी का जो नियम है, आपको जो
चुंबकीय प्रवृत्ति होती है उसके बारे में बताता है कि चुंबकीय प्रवृत्ति और परम ताप जो होता है उनके अंदर किस प्रकार से कौन से पदार्थों में कैसा रिलेशन पाया जाता है। तो जो प्रतिचुंबकीय पदार्थ होते हैं, प्रतिचुंबकीय पदार्थ, कौन से पदार्थ, प्रतिचुंबकीय पदार्थ, प्रतिचुंबकीय पदार्थ जो है उनकी चुंबकीय प्रवृत्ति, प्रतिचुंबकीय पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति ताप पर निर्भर नहीं करती है। ठीक है, ये आप लोग जरूर याद रखना कि अगर आपको बोला जाए कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ और उनकी चुंबकीय प्रवृत्ति और ताप के मध्य क्या रिलेशन होता है, तो जो प्रतिचुंबकीय पदार्थ है उनकी चुंबकीय प्रवृत्ति ताप पर निर्भर नहीं करती है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग इसी को याद रखोगे। उसके बाद में आता है अनुचुंबकीय पदार्थ। तो क्यूरी का नियम जो है वो बताता है कि अनुचुंबकीय पदार्थों की अनुचुंबकीय पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति उनके परम ताप के व्युत्क्रमानुपाती होती है। क्या होती है, उनके परम ताप के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ये अपने को क्या बताता है, ये अपने को क्यूरी का नियम बताता है कि जो अनुचुंबकीय पदार्थ है उनकी चुंबकीय प्रवृत्ति उनके परम ताप के क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। यानी चुंबकीय प्रवृत्ति उनकी यदि मैं काई एम से लिखूं तो वो क्या है, टी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। और अगर इस व्युत्क्रमानुपाती को हटाया जाए तो एक नियतांक लगता है सी। तो ये जो सी आपके पास में है इसे कहा जाता है क्यूरी नियतांक। ये क्या है, क्यूरी नियतांक। ठीक है, और क्यूरी का नियम क्या बताता है, काई एम इक्वल सी बटा टी। अनुचुंबकीय पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति उनके परम ताप के व्युत्क्रमानुपाती होती है। परम ताप के क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। यानी काई एम इक्वल होता है सी बटा टी। परम ताप सी के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती, और सी क्या है यहाँ पर, क्यूरी नियतांक है। ठीक है, ये किसके लिए रिलेशन है, ये आपके पास में रिलेशन है अनुचुंबकीय पदार्थों के लिए। और जो आपके पास में लोहे चुंबकीय पदार्थ है, कौन से पदार्थ है, लोहे चुंबकीय पदार्थ है, यहीं पर लिख देता हूँ। जो लोहे चुंबकीय पदार्थ है, लोहे चुंबकीय पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति की ताप पर निर्भरता जो है वो क्यूरी के नियम से न देकर के किससे दी जाती है, क्यूरी वाइस के नियम से दी जाती है। क्यूरी वाइस के नियम के द्वारा दी जाती है। क्यूरी वाइस के नियम के अनुसार उनकी जो चुंबकीय प्रवृत्ति है वो किसके बराबर आती है, तो वो बराबर आती है काई एम इक्वल सी बटा टी माइनस टी सी। ठीक है, किसके बराबर आती है, वो आती है काई एम इक्वल सी बटा टी माइनस टी सी के बराबर आती है। ठीक है, काई एम किसके बराबर है, काई एम बराबर है सी बटा टी माइनस का टी सी। और ये टी सी जो है, ये टी सी, इसी को कहा जाता है क्यूरी ताप। ये भिन्न भिन्न चुंबकीय पदार्थों के लिए, लोहे चुंबकीय पदार्थों के लिए इसका मान क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है। अब अगर इसका मान भिन्न भिन्न होगा तो इस चुंबकीय प्रवृत्ति का मान भी क्या होगा, उनके लिए भिन्न भिन्न जो है वो प्राप्त होगा। ठीक है, तो इसके अंदर आपको ये तीन चीज़ें ध्यान रखनी है कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ जो है, प्रतिचुंबकीय पदार्थों के लिए तो आपको क्या बताना है कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ जो होते हैं उनकी चुंबकीय प्रवृत्ति ताप पर निर्भर नहीं करती है, और जो अनुचुंबकीय पदार्थ होते हैं उनकी चुंबकीय प्रवृत्ति परम ताप के व्युत्क्रमानुपाती होती है। काई एम जो है व्युत्क्रमानुपाती होता है किसके, टी के। अगर इसे यहाँ से हटाया जाए तो एक नियतांक लगता है, उस नियतांक को कहा जाता है क्यूरी नियतांक। और फिर आता है लोहे चुंबकीय पदार्थ, और लोहे चुंबकीय पदार्थों के लिए क्यूरी का नियम नए काम में लेकर के नियम काम में लिया जाता है क्यूरी वाइस का। क्यूरी वाइस का नियम क्या बताता है कि चुंबकीय पदार्थ जो होते हैं उनकी जो लोहे चुंबकीय पदार्थ होते हैं उनकी चुंबकीय प्रवृत्ति काई एम जो है वो किसके बराबर होती है, सी अपॉन टी माइनस टी सी के बराबर होती है। यहाँ टी सी जो है वो क्या होता है, क्यूरी ताप होता है। अब अपने बात करने वाले हैं इस क्यूरी ताप के बारे में, ये क्यूरी ताप क्या होता है और कौन से पदार्थों के लिए, तीन चार पदार्थ आपके दिए गए जैसे लोहा वगैरह दिया गया है, तो उनके बारे में कि उनकी चुंबकीय प्रवृत्ति, ये क्यूरी ताप जो है उस क्यूरी ताप का मान कितना होता है। ठीक है, देखिए इसमें देखिए ये क्यूरी का नियम और क्यूरी ताप वगैरह ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये जो टॉपिक है ध्यान रखना है इसके बारे में, क्यूरी ताप और ये जो है ना ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके, मोस्ट इम्पोर्टेंट लिख देता हूँ इसके।
मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना ज़्यादा रहती है। एक तो आपके इस चैप्टर के अंदर जो दिक्पात कोण, नमन कोण और जो क्षैतिज घटक है, स्पेशली दिक्पात कोण, नमन कोण, उन दोनों से, और फिर उसके बाद में जो आपके पास में आता है क्यूरी का नियम और क्यूरी ताप, यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना जो है वो सबसे ज़्यादा रहती है। ठीक है, अगर छोटा प्रश्न 1 नंबर का पूछेंगे तो ये से जो 1 नंबर का प्रश्न है आपसे पूछा जाएगा। यहाँ से कोई न्यूमेरिकल भी बन सकता है, जो क्यूरी वाला ये पार्ट है, यहाँ से न्यूमेरिकल के रूप में भी आपको प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो अपना टॉपिक था क्यूरी ताप। क्यूरी ताप, ये ध्यान जो लिखा गया है क्यूरी ताप। देखिए क्यूरी ताप क्या होता है, वह ताप जिस पर लोहे चुंबकीय पदार्थ किस में बदल जाता है, अनुचुंबकीय पदार्थ में बदल जाता है। वह ताप जिस पर लोहे चुंबकीय पदार्थ जो है वो अनुचुंबकीय पदार्थ में बदल जाता है, क्या कहलाता है, वो कहलाता है क्यूरी ताप। उसे किस नाम से जाना जाता है, उसे क्यूरी ताप के नाम से जाना जाता है। ये जहाँ लिखा गया है वह ताप कौन सा है, तो वह ताप है क्यूरी ताप। वह ताप जिस पर लोहे चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ में बदल जाए, क्या कहलाता है, क्यूरी ताप कहलाता है। ठीक है, क्यूरी ताप का मान कुछ एक धातुओं के लिए आपके दिया गया है, जैसे जो लोहा होता है, लोहे के लिए दिया गया है 1043 केल्विन। लोहे के लिए मान जो है वो आपके कितना दिया गया है, वो दिया गया है 1043। और जो कोबाल्ट है, कोबाल्ट के लिए देखिए, कोबाल्ट के लिए दिया गया है 1394 केल्विन, 1394 केल्विन। ठीक है, और इसके बाद 2 और बचते हैं, उनके लिए भी आपके जो बुक है उसके अंदर मान दिए गए हैं। एक तो दिया गया है निकल के लिए 631 केल्विन, 631 केल्विन, और एक दिया गया है गैडोलियम जो आपके पास में होता है, गैडोलिनियम के लिए जो गैडोलिनियम आपके पास में होता है, उसके लिए दिया गया है 317 केल्विन। ठीक है, तो इन 4 के लिए मान आपके दिए गए। लोहे के लिए दिया गया है, ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग जरूर याद रखना, लोहे के लिए पूछा जा सकता है। क्यूरी ताप का मान कितना होता है, 1043 केल्विन होता है। फिर कोबाल्ट के लिए दिया गया है 1394, निकल के लिए दिया गया है 631, एक गैडोलिनियम होता है, गैडोलिनियम के लिए होता है, वो कितना होता है, 317 केल्विन। ठीक है, देखो यहाँ से प्रश्न ये तो शायद आपसे ना पूछे कि लोहे के लिए, कोबाल्ट के लिए या निकल या गैडोलियम के लिए इसका मान कितना होता है, पर आपको ये ज़रूर हो सकता है कि कोई न्यूमेरिकल दिया जाए और उस न्यूमेरिकल के अंदर आपको टीसी का मान जो है वो ना दिया जाए। ठीक है, आप न्यूमेरिकल आपको दे और न्यूमेरिकल के अंदर टीसी का मान देना, तो काई एम का फॉर्मूला तो मैंने आपको बताया था, काई एम इक्वल सी इक्वल टी माइनस टी सी। इसके अंदर आपको इन 2 के मान दे करके इस टी का मान पूछ ले और इसका मान साथ में देना, तो आपको उसमें जरूरत पड़ेगी इस मान की। ठीक है, या फिर इन 2 का मान दे, इसका मान पूछे और इसका भी ना दे, तो आपको ये मान जो है वो याद रखने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, हालांकि इसकी संभावना तो कम बनती है, फिर भी आपको ये मान जो है वो सारे के सारे याद रखने चाहिए। आगे बढ़ते हैं नए टॉपिक की ओर। नया जो टॉपिक इसके अंदर अपने आता है वो आता है चुंबकीय शैथिल्य वक्र। नया टॉपिक है चुंबकीय शैथिल्य वक्र। चुंबकीय शैथिल्य वक्र, चुंबकीय शैथिल्य वक्र। ठीक है, तो चुंबकीय शैथिल्य वक्र देखिए क्या होता है, जो आपके पास में लोहे चुंबकीय पदार्थ होता है, उस लोहे चुंबकीय पदार्थ के चुंबकीय क्षेत्र बी में, लोहे चुंबकीय पदार्थ के चुंबकीय क्षेत्र बी में चुंबकीय तीव्रता H के साथ जो परिवर्तन होता है, जो आपके पास में लोहे चुंबकीय पदार्थ है, उस लोहे चुंबकीय पदार्थ के चुंबकीय क्षेत्र बी, चुंबकीय क्षेत्र है ये लोहे चुंबकीय पदार्थ के चुंबकीय क्षेत्र बी और
चुंबकन तीव्रता जो या चुंबकीय तीव्रता जो H होती है, H या I भी आप लोग इसके अंदर लिख सकते हो। तो BI या BH वक्र के रूप में अपने इसे जाना जाता है। तो B और H के मध्य जो वक्र खींचा जाता है उसी को क्या कहा जाता है, B और H के मध्य जो वक्र खींचा जाता है उसी को अपने चुंबकीय शैथिल्य वक्र कहा जाता है। ठीक है, तो आप लोग बताओगे कि B और H के बीच में लोहे चुंबकीय पदार्थों के B और H के मध्य जो वक्र खींचा जाता है उसी वक्र को हम लोग जानते हैं चुंबकीय शैथिल्य वक्र के नाम से। ठीक है, और BH वक्र भी आप लोग इसे बोल सकते हो। सबसे पहले क्या किया जाता है, एक लोहे चुंबकीय पदार्थ लेते हैं और उसे एक परिनलिका के अंदर रख देते हैं। परिनलिका के अंदर रखने पर आप लोग क्या करोगे, अंदर रख करके धारा प्रवाहित करोगे, जिससे पदार्थ क्या हो जाएगा, चुंबकित होना शुरू हो जाएगा। और जैसे जैसे आप लोग क्या करोगे, धारा का मान बढ़ाते जाओगे, जो चुंबकन क्षेत्र है उसका मान भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। ठीक है, फिर से सुनो, आपको क्या करना है, आपको एक परिनालिका लेनी है। जैसे ये एक परिनालिका ली, परिनालिका के अंदर आपको पता है इस तरीके से तार लपेटे गए हैं, इस तरीके से तार लपेटे गए हैं परिनालिका पर, बाहर के साइड तार लपेटे गए, सीधा रफली डायग्राम बनाया मैंने इसे। और किसी चुंबकीय पदार्थ को क्या कर देते हो, इसके बीच में रख देते हो। चुंबकीय पदार्थ भी कौन सा है, ये लोहे चुंबकीय पदार्थ है। ठीक है, लोहे चुंबकीय पदार्थ है, इसको इसके अंदर आपने रख दिया। अब आप लोग जैसे जैसे धारा का मान बढ़ाते हो वैसे वैसे H का मान क्या होगा, बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे H का मान आप लोग बढ़ाओगे वैसे वैसे B का मान भी क्या होगा, बढ़ेगा। जैसे जैसे आपने H का मान बढ़ाया वैसे वैसे B का मान भी क्या हुआ, बढ़ा। परंतु B का मान और H का मान जो है, इन दोनों के मध्य आप ग्राफ खींचोगे तो वो सीधी रेखा प्राप्त नहीं होगी आपको। वो कैसी रेखा प्राप्त नहीं होगी, सीधी रेखा प्राप्त न होकर के एक वक्र के रूप में आपको प्राप्त होगा। अपने उसी वक्र को बनाने वाले हैं और वही वक्र क्या होगा, चुंबकीय शैथिल्य वक्र होगा। ठीक है, तो टोटल व्याख्या अपने वक्र के रूप में इसकी करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले अपने इस ग्राफ को कैसे बनाएंगे। एक साइड x है और दूसरी साइड क्या है, y है। इस तरफ अपने h लेते हैं क्योंकि h के मान को ही तो बदलना है, h के मान को बढ़ाना है। और ये जो x आपका y इस साइड में किसे लेता हूँ, इस साइड में b को लेता हूँ। ठीक है, लोहे चुंबकीय पदार्थ है, इसे मैंने रख दिया है। इस लाइन को थोड़ा सीधा खींचते हैं। ठीक है, और ये क्या है, मूल बिंदु O है। आपने क्या किया, पदार्थ के चुंबकीय क्षेत्र का मान धीरे धीरे बढ़ाना शुरू किया। तो आपने देखा कि जैसे जैसे आप लोग पदार्थ के चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ा रहे हो वैसे वैसे जो आपके पास में वक्र सीधा आना चाहिए था वो सीधा प्राप्त नहीं हो रहा है। जैसे ये पथ अगर बनाए और पथ को मैं कोई नाम दूँ OAB, क्या नाम दिया पथ को, OAB दिया। आप लोग क्या कर रहे हो, H का मान बढ़ा रहे हो। जैसे जैसे आप लोग H का मान बढ़ाते हो वैसे वैसे B का मान बढ़ता है, परंतु ये वक्र जो है वो कैसा प्राप्त नहीं होता, आपको सीधा प्राप्त नहीं होता। इस तरीके से आपको ये वक्र जो है वो प्राप्त होता है। और B का ये जो पॉइंट आ जाता है B, इसके बाद में इसकी कौन सी अवस्था आ जाती है, संतृप्त अवस्था आ जाती है। संतृप्त अवस्था प्राप्त हो जाती है। संतृप्त अवस्था क्या है, इस वक्र की वो पोजीशन होती है ये, जिसके बाद में आप H का मान चाहे कितना ज़्यादा बढ़ा दो, H का मान आप जितना मर्जी बढ़ा दो, B का मान जो है वो और ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। यानी जितना पदार्थ चुंबक बनना था वो पदार्थ चुंबक बन चुका है। इसके बाद में अपने क्या करते हैं, H के मान को कम करते हैं। संतृप्त अवस्था के बाद में अपने क्या करते हैं, इस वक्र के अंदर H के मान को कम करेंगे। जैसे जैसे आप लोग H के मान को कम करते हो B का मान भी क्या होगा, कम होगा। वैसे वैसे B का मान भी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। जैसे जैसे आप लोग क्या कर रहे हो, जैसे जैसे आप लोग H के मान को कम कर रहे हो वैसे वैसे B का मान भी क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये जो A, B और C जो पॉइंट आता है यहाँ तक मान जो है वो क्या होता है, कम होता है। पर जैसे ही H का मान कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। H का मान कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। इस कंडीशन में आप लोग देखोगे कि H का मान तो 0 हो चुका है पर B का मान क्या नहीं होता है, 0 नहीं होता है। यानी पदार्थ जो है उसके अंदर अब भी क्या है, चुंबकीय क्षेत्र शेष है। पदार्थ में अब भी क्या है, चुंबकीय क्षेत्र का मान शेष है। तो उसे जो B का वह मान, जब H का मान 0 होने पर पदार्थ के अंदर अवशेष चुंबकीय क्षेत्र बच जाता है, वो अपने क्या कहलाता है, वो अपने कहलाता है इसकी धारणशीलता।
उसे किस नाम से जाना जाता है? उसे जाना जाता है धारणशीलता के नाम से। तो वक्र में ये जो लाइन है ये क्या है? धारणशीलता है। इसे अपने क्या कहते हैं? धारणशीलता कहते हैं। अपने वक्र को आगे बनाएंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ठीक है। आगे वक्र ये इस तरीके से बनेगा, तो अपने नेक्स्ट वीडियो में इसे बनाएंगे। तब तक आप लोग एक बार इसे पढ़ करके देख लेना। ये संतृप्त अवस्था वगैरह आएगी, धारणशीलता वगैरह, निग्राहिता वगैरह। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग इसे बचे हुए टॉपिक को